गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज का वीडियो आप लोग के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपके इंटर एग्जाम में जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके फिजिक्स वाले चैप्टर से बन सकते हैं, उसको मैंने इस वीडियो में बनाने का प्रयास किया हूँ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हर एक क्वेश्चन का मैं एक एक करके वीडियो बनाते चले जाएंगे इस 5 मार्क्स वाला को। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलते हैं वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स बन सकता है उससे बनाने का ट्राई किया है। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल या बोर्ड साइड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तक 1 मार्क्स का पूछा जाता है और ये ड्राइव एन एक्सप्रेशन निकालने जो बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के कारण, ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 1 + 4 कितना हुआ, 5 मार्क्स। और ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार 2025 में होने वाला एग्जाम है, हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले, क्योंकि ऑड ईयर वाला क्वेश्चन ऑड ईयर में भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तो आज तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछ ले। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करने बोल रहा है और सेकंड पार्ट बोल रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तक 1 मार्क्स पूछा जाएगा और इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें एक्सियल पोजीशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डायपोल के कारण निकाला जाए, तो ये 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है ना। इससे फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेटोरियल के कारण था, सेकंड क्वेश्चन में एक्सियल के कारण था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल भी पूछ सकता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पूछ सकता है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए और बी या तो एक साथ पूछा जाएगा या बी और सी एक साथ पूछा जाएगा। ए और बी एक साथ पूछा जाएगा या बी और सी एक साथ पूछा जाएगा, कभी भी तीनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, व्हेन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 1, 2, 3 क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूजिंग दिस लॉ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है ना। तो स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां तक 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद यूजिंग दिस लॉ, इसका जो सेकेंड पार्ट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाएगा, ये हमारा 3 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल हो जाता है 5 मार्क्स और ये 2024 के मेन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन कह रहा है, ये VBI है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन पे, स्टेट गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Using this theorem to derive expression for electric field due to uniformly charged spherical shell at a point outside the point or inside the shell। बोला सेल के बाहर पता करें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेल के अंदर पता करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार एग्जाम में 2025 के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रख के पढ़ें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, तो आप वहां पे जाके अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में बताया है। छठा क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने बोला है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पहला पार्ट में बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने, और दूसरा पार्ट में बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करे जनरल पोजीशन, जिसको बोला जाता है एट एनी पॉइंट, किसके कारण, डायपोल के कारण। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2009, 2016, 2020, 2023, हो सकता है इस बार 2025 में भी पूछ ले। इसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन जरूर आप तैयार करके जाए एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करे, 1 मार्क्स का है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका बोल रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन ड्राइव करने बोल रहा है, किसका एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कौन सा पोजीशन में रहना चाहिए, पॉइंट एक्सियल पोजीशन में रहना चाहिए, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ये भी क्वेश्चन 2007, 2009, 2011, 2016, 2020, 2023 में पूछा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 3 मार्क्स वाला नहीं पूछा जाएगा, 3 मार्क्स वाला भी यहाँ से पूछा जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हटा देगा और सिर्फ डेरिवेशन को दे देगा डायरेक्ट, तो 3 मार्क्स का बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये 3 मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और 5 मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को फाइंड करने बोल रहा है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दोनों प्लेट के बीच में डाला जाता है। तो आप लोग को याद होगा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दोनों प्लेट के बीच में डालेंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, और उस समय जो एक्सप्रेशन निकल के आता है C बराबर KC नॉट आता है। ये बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन करना है, लास्ट में ड्राइव करके जो भी आएगा C इक्वल टू KC नॉट। K हमारा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, C नॉट हमारा कैपेसिटेंस है बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, और C हमारा कैपेसिटेंस है विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में है 2008 में और 2017 में, हो सकता है इस बार 2025 में भी पूछ ले, इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो भी 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में आता है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने बोल रहा है एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन करने बोल रहा है, जिसका डेरिवेशन होता है VD बराबर EEM टाउ। ठीक है, डेड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके ओम्स लॉ को डेड्यूस करना है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स वाला भी है, और अगर इसका सिर्फ एक पार्ट को पकड़ चले तो ये 3 मार्क्स वाला भी पूछा जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो पिछले साल मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन को ड्राइव करने बोल रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है VD बराबर EE/m, और यहाँ पे होता है टाउ। इस टर्म को ड्राइव करने बोल रहा है, इसलिए लिखा गया कि रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। और इसका सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी मेटल का इंक्रीज होता है, क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है स्टेट ओम्स लॉ एंड ड्राइव द रिलेशन J बराबर सिग्मा E। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 3 मार्क्स वाला भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स वाला भी पूछा जा सकता है। ये 2010 और 2012 में एक बार पूछा गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया था दोस्तों, स्टेट किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोला है किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन करने बोला है। किरचॉफ लॉ 2 होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जिसको KCL और KVL भी बोला जाता है। विथ द हेल्प ऑफ दिस लॉज ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। बोल रहा है किरचॉफ लॉ का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस जो फाइंड किया जाता है
उसको फाइंड करने बोला है। ये हमारा 2007, 2012, 2017 और 2024, उम्मीद करते हैं कि 2025 में भी पूछ लें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है उसे बनाने का ट्राई किए। यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। युवा एक पार्ट, यूजिंग इट फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स का इक्वेशन आता है ILB sin थीटा। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें फाइंड करना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आने का चांसेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 बोल रहा है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाउ कैन इट्स सेंसिटिविटी बी इंक्रीज्ड। इसे बहुत अलग अलग तरीका से एग्जाम में पूछा गया है और पिछले ही साल 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि नहीं आएगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 बोल रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायट-सैबाट लॉ। बोल रहा है कि बायट-सैबाट लॉ का स्टेटमेंट और उसके डेरिवेशन को एक्सप्लेन करना है और ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये बायट-सैबाट लॉ का एप्लीकेशन है जो स्टेट वायर वाला है, ये दोनों मिला के 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, बायट-सैबाट लॉ का एक और एप्लीकेशन है, उसे दूसरे तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, व्हाट इज BSL लॉ। ये है बायट-सैबाट लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। ये क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार आ भी सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। इससे पहले कब कब पूछा गया एग्जाम में, 2011 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायट-सैबाट लॉ क्या है, क्वेश्चन कर रहा है बायट-सैबाट लॉ क्या है। उसके बाद एक्सप्रेशन फाइंड करना है करंट कैरिंग कॉइल के कारण उसके एक्सिस में फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके सोलेनॉइड का डेरिवेशन हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, जिसका एक्सप्रेशन आता है B = μ0 Ni। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है सोलेनॉइड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये 5 मार्क्स होने के साथ साथ 3 मार्क्स का भी एग्जाम में आता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि ये सिर्फ 5 मार्क्स वाला है, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल क्या है, आप क्या समझते हैं उसके बारे में। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है एक एक्सप्रेशन टॉर्क को ऑब्टेन करना है कि जब मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है, टॉर्क बराबर mv sin थीटा। ये एक्सप्रेशन आता है, इसको डिराइव करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 में, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ए पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल पोजीशन में, और दूसरा वाला बोल रहा है परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। मतलब B बराबर एक बार एक्सियल के लिए फाइंड करना है और एक बार परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन का बात कर रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन।
इस क्वेश्चन को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर पढ़ें आप। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, EMI एंड AC से रिलेटेड जो भी 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसको एक्सप्लेन करे। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है जो फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। बोल रहा है कि टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड दिया है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। फाइंड ये फॉर्मूला फॉर EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला फाइंड करने बोल रहा है कि जब कॉइल रोटेट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। व्हाट इज लेंज लॉ, बोल रहा लेंज लॉ क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट बटा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना जब कॉइल रोटेटिंग करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका जो थर्ड पार्ट है लेंज लॉ क्या है। और तो क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस इन AC सर्किट्स। रिएक्टेंस और इंपेडेंस AC सर्किट में क्या है, तो रिएक्टेंस और इंपेडेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, AC सर्किट में काम करता है। रिएक्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण आता है, और जो इंपेडेंस होता है तीनों, जब इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों सीरीज कनेक्शन होता है उस समय जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको इंपेडेंस बोला जाता है। इसका सेकंड पार्ट है प्रूव दैट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एन AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली इज 0। बोल रहा है कि ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर कंटेन है उसको बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो एवरेज पावर होता है वो होता है 0। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये नंबर कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ हाफ साइकिल। बोल रहा है एक्सप्रेशन ड्राइव करने बोल रहा है एवरेज वैल्यू को दूसरा नाम है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए निकालने बोल रहा है। इसका सेकंड पार्ट जो B नंबर में है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर 1 फुल साइकिल। RMS वैल्यू ऑफ AC निकालने बोल रहा है एक फुल साइकिल के लिए, इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने बोला है इसके सेकंड पार्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन को, प्रिंसिपल को, वर्किंग को डिस्क्राइब करने बोल रहा है, डिस्क्राइब करने बोल रहा है। ठीक है, इस बार एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ ले एग्जाम में जाने से पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, स्टेट फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो फ्राइडे लॉ है उसको एक्सप्लेन करने बोला, उसका स्टेटमेंट को लिखने बोला है, और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेशन यूनिफॉर्मली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है एक्सप्रेशन को डिराइव करने बोला है इंड्यूस्ड EMF को जब कॉइल रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसका थर्ड पार्ट जो है मेंशन नेचर ऑफ दिस EMF, तो जो इंड्यूस्ड EMF बनेगा उसका नेचर को पता करने बोला है। इसमें 3 पार्ट है, पहला फ्राइडे लॉ का स्टेटमेंट लिखने बोला है, दूसरा इंड्यूस्ड EMF का डेरिवेशन करने बोला है, और तीसरा जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसका नेचर किस प्रकार का होगा वो बताने बोला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो इस चैप्टर का लास्ट है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन ए सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, LCR सर्किट है उसमें इंस्टेंटेनियस करंट का डेरिवेशन को करने बोला है। इसे सेकंड जाते हैं, इफ कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग EMF, जब अल्टरनेटिंग EMF को सीरीज LCR सर्किट में लगाते हैं तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस करंट जाएगा उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने बोला है। इसका सेकंड कंडीशन बोल रहा है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन जो रेजोनेंस आता है Z बराबर उसका फॉर्मूला जो आता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, इसको क्या बोला है कि ड्राइव करके लाना है, इस कंडीशन को ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से जो भी 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो बोल रहा है फर्स्ट नंबर, ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ये थिन लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को क्या बोल रहा है, ड्राइव करने। ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, इस बार के एग्जाम में बहुत ही आने का चांसेस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइजेंस प्रिंसिपल का जो भी स्टेटमेंट है, हाइजेंस प्रिंसिपल का 3 स्टेटमेंट होता है, जिसे फर्स्ट स्टेटमेंट में वेव फ्रंट का डेफिनेशन है और सेकंड स्टेटमेंट में सेकेंडरी वेवलेट्स का डेफिनेशन है। तो उसको लिखने बोला है कि वेव फ्रंट क्या है और सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, ये दोनों पॉइंट को लिखने बोला है। और उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करने बोला है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी कर्व्ड सरफेस एस्टैब्लिश द रिलेशन μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r वेयर टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग। बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस में रिफ्रैक्शन दिया गया है, इसके वाले फॉर्मूला जो है, यहाँ पे जो μ2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सेकेंड मीडियम का है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, μ1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, μ2 माइनस μ1 दिया हुआ है बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वाले फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। उसके बाद बोला है फाइंड द कंडीशन फॉर, कंडीशन फाइंड करने बोल रहा है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को की कंडीशन को फाइंड करने बोला है। इसके फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और इसके सेकंड पार्ट में कंडीशन फाइंड करने बोला है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोल रहा है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है। इसका सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए सिंगल स्लिट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट बोला इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये लिखने बोला है। और इसका सेकंड पार्ट जो है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए सिंगल स्लिट के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने बोला है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। बोल रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम को ड्रॉ करना है और इसके द्वारा बनने वाला जो ऑब्जेक्ट का इमेज है ना, उसको उस डायग्राम में शो करके दिखाना है और उसके मैग्नीफाइंग पावर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर को एक्सप्रेस करके दिखाना है, डिराइव करके हमको दिखाना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस। बोल रहा है इक्विवेलेंट लेंस क्या है। जब दो लेंस को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस बनाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। उसके बाद फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। ये बोल रहा है इक्विवेलेंट लेंस क्या है और उसके बाद 2 थिन लेंसेज को एक साथ कांटेक्ट करके एक सिंगल लेंस जब बनाएंगे ना, उस सिंगल लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, वो चीज को डिराइव करके यहाँ पे लिखना है इस क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का जो चौड़ाई होता है, जिसे विड्थ बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करके ड्राइव करके लिखना है इस क्वेश्चन पे। आता है क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइव द फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर का जो मिरर फॉर्मूला होता है उसे डिराइव करना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, प्रिज्म में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, एंड जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2, इस फॉर्मूले को क्या करना है, ड्राइव करना है। इसे हम प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। इस प्रिज्म फॉर्मूला को हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 1 मार्क्स, और इस डेरिवेशन इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे तो उसके लिए हमें मिलेगा 4 मार्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस। बोल रहा है इंटरफेरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, इस टर्म के बारे में क्या अंडरस्टैंड आप रखते हैं। डिस्क्राइब्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। बोल रहा है डिस्क्राइब करने बोला है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, और उससे बनने वाला जो फ्रिंजेस है ना, उस फ्रिंजेस के फॉर्मेशन को क्या करने बोल रहा है, डिस्कस करने बोल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट में बोला इंटरफेरेंस क्या है, उसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डायग्राम के थ्रू दिखाना है, और उसमें जो फ्रिंजेस बनता है उस फ्रिंजेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना, फॉर्मेशन करना, उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। आई होप आप लोग का आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन पे कहना क्या चाह रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने का पूरा प्रयास करूंगा। हाँ, और जितने भी क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले हैं, इसका एक क्वेश्चन मैं हर एक नया वीडियो में हर दिन लेके आता रहूंगा। सो मेरे साथ एग्जाम के अंत तक बने रहे, इससे आप लोग को फायदा मिलने वाला है। जिन्हें फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आता है उसे बहुत ही आसान होने वाला है। इससे आपको एग्जाम में फर्क दिखेगा कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।